जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में देखिए, संकट तो उनके द्वारा लाया गया संकट है ना, ये मोदी संकट है। हमारे ऊपर किन्हीं परिस्थितियों के कारण आया होता तो निश्चित रूप से हम लोग साथ में रहते हैं, इसमें भी हम साथ हैं। हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। और ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? लाइन में आपने पूरे देश को खड़ा कर दिया है तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम बात करने वाले हैं उस बयान की जिससे संसद से लेकर सोशल मीडिया तक राजनीति को गरमा दिया है दोस्तों। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत कोई दलाल देश नहीं है और हम किसी के लिए मध्यस्थता नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बयान क्यों आया और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है दोस्तों? क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग अब 1 महीने के करीब पहुंच चुकी है और इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया और खासकर भारत पर भी पड़ रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल संसद में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है तो भारत आखिर चुप क्यों है? क्या भारत सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठा है? इसी सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है और हम किसी के लिए मध्यस्थता नहीं करते। अब ये बयान जैसे ही बाहर आया वैसे ही इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई दोस्तों और सोशल मीडिया पर भी लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोगों ने इसे भारत की मजबूत विदेश नीति बताया और कुछ ने तो इसे दोहरे मापदंड कहकर सवाल उठाए, क्योंकि यही जयशंकर पहले रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की भूमिका को लेकर भी बयान दे चुके हैं और इसी वजह से अब ये सवाल उठ रहा है कि जब वहां भारत की भूमिका को लेकर दावे किए गए थे तो अब मध्यस्थता से दूरी क्यों? अब अगर हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझें तो मामला सिर्फ बयान का नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति और रणनीति का भी है, क्योंकि इस समय पश्चिम एशिया में जो हालात हैं वो बेहद संवेदनशील है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट्स में से एक है, वहां से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और यही वजह है कि तेल और गैस का संकट गहराने का खतरा बना हुआ है। भारत के लिए ये भी और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है और ऐसे में सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में करीब 2 घंटे तक चर्चा चली और सरकार की तरफ से ये भरोसा दिलाया गया कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने बताया कि भारत की मजबूत रिफाइनिंग क्षमता और वैकल्पिक सप्लाई चेन के कारण स्थिति नियंत्रण में है। विदेश मंत्री जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी स्पष्ट किया कि अब तक 4 शिपमेंट आ चुकी है और आगे भी सप्लाई जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी विस्तृत प्रेजेंटेशन देकर बताया कि भारत लगातार सभी देशों के संपर्क में है और सक्रिय कूटनीति कर रहा है। सरकार का दावा है कि सप्लाई लाइन का चालू रहना भारत की कूटनीतिक सफलता है और विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए दूतावास पूरी तरह सक्रिय है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है दोस्तों कि ईरान ने 5 दिन बाद सप्लाई रूट को फिर से खोल दिया है, जिसे सरकार सकारात्मक संकेत मान रही है। लेकिन विपक्ष इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भारत के ईरान से अच्छे संबंध थे तो उन्हें खराब करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब देश की करीब 70% ऊर्जा जरूरतें हॉर्मुज जल डमरू से पूरी होती है तो इस मामले में किसी पक्ष का समर्थन करने की क्या जरूरत है? देखिए, संकट तो उनके द्वारा लाया गया संकट है ना, ये मोदी संकट है। अगर ये संकट हमारे ऊपर किन्हीं परिस्थितियों के कारण आया होता तो निश्चित रूप से हम लोग साथ में रहते हैं, इसमें भी हम साथ हैं, कोई हम खिलाफ नहीं है। लेकिन आप कोई बात सुनते नहीं, आप बिहेव करते हैं कि आप महामानव हैं, सब कुछ आपको पता है। भाई
आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला। हम तो हमेशा आपके साथ खड़े थे राष्ट्रीय संकट के वक्त, और हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए ईरान के राष्ट्रपति से। और जैसे चीन ने, रूस ने अपने देश में तेल को लाने का, गैस को लाने का इंतजाम किया, उनके जहाज नहीं रुके, आपके भी नहीं रुकते। लेकिन आपने सही वक्त पे बात नहीं की। अब कह रहे पूरा देश साथ दे, साथ तो देगा ही आपका। और ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? लाइन में आपने पूरे देश को खड़ा कर दिया है, तो खड़े रहेंगे। जब विपक्ष आपको सही और समय पे सलाह दे तो उसको भी आपको मानना चाहिए। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से जुड़े मुद्दे को उठाया, जिस पर सरकार ने जवाब भी दिया कि जैसे ही संपर्क के रास्ते खुले, कूटनीतिक बातचीत शुरू कर दी गई है। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। और अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो साफ नजर आता है कि भारत एक बेहद संतुलित रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ वो किसी भी तरह की खुली मध्यस्थता के बीच नहीं है ताकि वह किसी एक पक्ष के साथ खड़ा नजर ना आए, और वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय भी है, क्योंकि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने आर्थिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखना। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत में साफ कहा कि युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे सभी को नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत को पाकिस्तान की तरह खुलकर मध्यस्थता करनी चाहिए या फिर अपनी मौजूदा रणनीति पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान खुद को इस पूरे मामले में एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की बात कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह इस रास्ते पर नहीं जाएगा, और यही अंतर भारत की विदेश नीति को अलग बनाता है। लेकिन राजनीति में हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। विपक्ष का कहना है कि भारत को वैश्विक मंच पर और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, और अगर पाकिस्तान जैसी स्थिति बना रहा है तो भारत को उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। वहीं सरकार का मानना है कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा और देश की आर्थिक स्थिरता है, और उसी के अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जयशंकर का "हम दलाल नहीं है" वाला बयान भारत की मजबूत विदेश नीति का संकेत है, या फिर यह एक कूटनीतिक दूरी बनाने की रणनीति है? और क्या भारत को इस वैश्विक संकट में और बड़ी भूमिका निभानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।